नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। पीएम मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन होने वाला है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि पीएम इस दौरे पर पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के सभी पड़ाव और धर्मशालाओं के नवीनीकरण की आधारशिला रखेंगे। अनुमान है कि इस काम में करीब 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस दौरान वे पर्यटन से जुड़ी 60 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर वहां तैयारियां काफी तेज हो गई है। इसके साथ ही पीएम 13 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को जनता के लिए समर्पित करेंगे। रायबरेली में एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीती रात हुई मॉनसून की पहली बारिश जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए काल बन गई। अस्पताल में बिजली गुल होने के कारण ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गई, जिसके चलते 2 मरीजों की जान चली गई। मृतकों के परिजन इस घटना के बाद शासन और प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। सर, इनके सांस के पेशेंट हैं और ऑक्सीजन के बिना इनकी हालत देखिए आप कैसे हो रही है। बिजली की हालत यही 2-2 घंटे तक गायब रहती है। कैसे इनके शरीर जा रहा है, ऑक्सीजन के बिना इनकी जान जा रही है। जनरेटर बता रहे 2-2 रखे हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं। कभी डीजल नहीं रहता, कभी बिगड़े रहते। लाइट करीब आधा घंटा 40 मिनट की। तो कैसे पेशेंट दिक्कत हो रही है? तो उसको एसआईटी पेन एब्डोमेन है और वेरी पुअर जीसी। इसमें उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। कहीं भी हमारे जो ट्रीटिंग डॉक्टर है नहीं लिखे हैं ऑक्सीजन। वो 4 बजे आया। जब 4 बजे आया उसके घर वालों को बताया गया कि इसकी स्थिति बहुत ख़राब है और इनको हायर सेंटर ले जाइए। इसमें कहीं भी ऑक्सीजन का इसमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। एचसी ने कहा कि सरकार अहम पदों पर बैठे लोक सेवकों को सेवा संबंधी नियमों और कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करने में असफल रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के अधिकारी विभागीय जांच करने में बिल्कुल भी प्रशिक्षित नहीं है। वह विभागीय कर्मचारियों के खिलाफ होने वाली जांच को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अधिकारी गलत आदेश पारित कर रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा इसे यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 1999 की अवहेलना हो रही है। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रामायण डिक्लासिफाइड नाम की पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन के बाद अब ये पुस्तक विवादों में घिर गई है। सोशल मीडिया पर भी तमाम यूजर्स इस विवादित पुस्तक का विरोध कर रहे हैं और इस किताब के लेखक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस मामले में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने भी इस पुस्तक का विरोध किया है। बता दें कि जसमीत साहनी ने रामायण डिक्लासिफाइड नाम की एक किताब लिखी, जिसका विमोचन अभी 2 दिन पहले ही एक होटल में हुआ था। किताब का विमोचन होते ही ये किताब विवादों से घिर गई। वो पूर्ण रूप से महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण पर आधारित है। अपनी तरफ से मैंने उस पुस्तक में एक भी शब्द नहीं जोड़ा है। एक शब्द वाल्मीकि जी की रामायण से ही निकाला गया है। क्योंकि शायद कुछ लोग उसको गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से मिला के देख रहे हैं उन प्रसंगों को। शायद ये गलतफहमी का विषय हो सकता है, लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि हमारे कुछ भाइयों को इसमें कुछ आपत्ति है, मैंने तुरंत उसके प्रकाशन को बंद करवा दिया और हृदय से उनसे माफ़ी भी मांगी है कि अगर उन्हें लगता है कि मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो मैंने उसके लिए क्षमा भी मांगी है। ऐसे महाग्रंथ पर, पवित्र ग्रंथ पर, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ पर उंगली उठाने का प्रयास किया, घृणित प्रयास किया है। उन्होंने एक पुस्तक अपनी छापी है डिक्लासिफाइड। डिक्लासिफाइड का ही मतलब इतना उल्टा है, इसको अगर हम लोग उसका रूपांतर करें तो बड़ा ही उल्टा उत्तर आ रहा है। ऐसी किताब छाप करके उन्होंने उसमें क्या क्या छापा है, क्या क्या तोड़ मरोड़ के रखा है। श्री रामचरितमानस हमारा पावन ग्रंथ है, जिसको आज तक हम लोग पढ़ते आए हुए हैं। आदि शंकराचार्य से लेकर ऋषि मुनि तक जो आज तक उस ग्रंथ पे टिप्पणी नहीं कर सके, उसमें एक 2 कौड़ी का व्यक्ति, जो टायर बेचने वाला व्यक्ति, उसने इस पे टिप्पणियाँ की। ऐसी घृणित टिप्पणियाँ की हैं जो हम हिंदू समाज को
बहुत ही गहरा आघात पहुंचा है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं इस पूरे उपचुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रचार नहीं किया। अब हार के बाद सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने 2022 की हार के बाद गलतियों से सीख नहीं ली है। उन्होंने एक बार फिर से आखिरी वक्त में प्रत्याशी का ऐलान करने की गलती दोहरा दी। अखिलेश यादव ने जिस दिन इस्तीफा दिया था उसी दिन प्रत्याशी की घोषणा कर देनी चाहिए थी। इसके बाद प्रचार के लिए नहीं निकले, वरना 8,500 वोटों का अंतर नहीं होता। ओपी राजभर ने सपा प्रमुख को निशाने पर लेते हुए आगे कहा कि हमने आजमगढ़ में 12 दिन सभा की और वो एसी में बैठे रहे। अखिलेश यादव को संगठन को साथ लेकर चलने की आदत डालनी चाहिए। अखिलेश माने या नहीं, लेकिन वो अपनी गलती के कारण ही सरकार में नहीं आए। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव की मतगणना के बाद भी अभी सियासी बयानबाजी में कमी नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि वह तो यही के रहने वाले हैं, यही पैदा हुए, यही कब्र में दफन होंगे। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमान को यह लोग अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन इस बार मुसलमानों ने इनको औकात बता दी है। जमाली ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बसपा को ये लोग बी टीम बताते हैं, इनको शर्म नहीं आती, जबकि इस पार्टी के प्रत्याशी को 2.67 लाख वोट मिले। शामली के गांव काबरौत में अग्निवीर योजना के विरोध में युवा पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए जयंत ने अग्निवीर को युवाओं के भविष्य के साथ धोखा बताया। जयंत ने कहा कि यदि सरकार यह योजना वापस नहीं लेती है और जिद पर अड़ जाती है तो हम तो सरकार से भी ज्यादा जिद्दी है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के निकट बाबा मानधातेश्वर महादेव मंदिर के ऊपरी शिखर पर आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी वजह से शिखर का ऊपरी गुंबज क्षतिग्रस्त हो गया है। अचानक मौसम बिगड़ने और तेज बारिश की वजह से आकाशीय बिजली चमकी और गुंबज पर गिर गई। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम और आसपास के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन कोई भी जनहानि नहीं हुई। साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से तत्काल शिखर के कलश के क्षतिग्रस्त टुकड़े को हटवा दिया गया। कुछ नहीं, हम लोग बैठे रहे, बिजली चमक रही थी, अचानक तूफान से एकदम आवाज आई। बैठे बैठे कान वान एकदम सुन हो गया। चारों तरफ अगल बगल गुंबज गिरा और लाइट बत्ती सब स्टार्ट हो गई। गुंबज और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े चारों तरफ गिरे। खाली गुंबज का हिस्सा ऊपर का। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। TNP न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। TNP ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। प्रयागराज अटाला हिंसा मामले को लेकर योगी सरकार लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए है। इसी क्रम में आरोपी शाह आलम के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण बड़ी कार्रवाई कर सकता है। 4 दिन पहले पीडीए ने AIMIM जिलाध्यक्ष के भाई के मकान पर नोटिस चस्पा किया था, जिसके तहत 29 जून को घर के अवैध निर्माण मामले में शाह आलम के भाई को जवाब देना था। पीडीए ने जवाब संतोषजनक नहीं होने पर घर ध्वस्तीकरण की बात कही है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निंदा की है। पर्सनल बोर्ड ने कहा कि किसी को खुद दोषी करार देते हुए उसकी हत्या कर देना गैर इस्लामी बताया है। न कानून इसकी इजाजत देता है और न शरीयत में इसे जायज ठहराया गया है। बोर्ड की तरफ से अपील की गई है कि मुस्लिम कानून को अपने हाथ में न ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि किसी भी धर्म के पवित्र व्यक्तित्वों का
अपमान करना एक गंभीर अपराध है। बांदा में जलकुंभी हटाओ तालाब बचाओ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी ने खुद तालाब में उतरकर सफाई कर ग्रामीणों को साफ सफाई का संदेश दिया। जिलाधिकारी को सफाई करता देख ग्रामीण भी तालाब में सफाई करने उतर आए। जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम की तरफ से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रेरणा से आजादी के अमृत महोत्सव की थीम पर जिले के 82वें अमृत सरोवरों को चिन्हित किए गए हैं और उनको साफ किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के 75वें वर्ष वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पूरे देश और प्रदेश में अमृत महोत्सव की थीम उनके द्वारा दी गई है। उसी क्रम में हमारे ज़िले में भी हम लोगों ने 82 अमृत सरोवर का चिन्हांकन किया है और अमृत सरोवरों को हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उससे मिट्टी खुदाई काम कर रहे हैं। सोनभद्र पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामला पीपरी थाना क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। साथ ही पुलिस ने चोरी की गई बाइक भी बरामद की। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों को कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा जा रहा है। साथ ही एक बदमाश की तलाश जारी है। पिछले दिनों नगर में वाहन चोरी की संख्या में वृद्धि हुई है। जल्दी बहुत सी गाड़ियां चोरी हुई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर वाहन चोरों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत चौकी इंचार्ज रेणुपुर और इंस्पेक्टर पीपरी के द्वारा एक चोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें, जिनमें से 2 पीपरी थाने की चोरी की हैं और 2 अनपरा थाने की हैं, बरामद की गई है। बरेली किला थाना क्षेत्र के मलुकपुर इलाके से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीते दिनों एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया था, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद उसने अपनी पत्नी से हलाला करने की बात कही। पत्नी के मना करने पर उसके पति ने तेजाब से हमला कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। प्रदेश में जल्द ही तेज बारिश की संभावना जताई जा रही है। सोनभद्र में आया मॉनसून अब पूर्वी हवाओं की वजह से एक्टिव हो गया है और बीते मंगलवार को पूर्वांचल में इसका असर भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में कई जिलों में झमझमाती बरसात हो सकती है। जहां एक तरफ बारिश यूपी वासियों को गर्मी से राहत दे रही है, तो वहीं पूर्वांचल में मॉनसून की वजह से मातम छा गया है। दरअसल पूर्वी यूपी में बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फतेहपुर में 2 और कानपुर में 1 की मौत की खबर सामने आई है। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।